हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बाणगंगा पर विशेष फोकस कर रहे हैं आप, उसको साफ सफाई के लिए भी काफ़ी लंबा ये प्रोजेक्ट भी है। किस तरह से और किस रूप में आप लोग इसको बढ़ा भी रहे हैं सर? ये बाणगंगा एक गंगा की उपधारा है जो हरिद्वार में लक्सर के नज़दीक बहती है। और ये देखने में आया कि ये नदी जिसमें पहले 12 महीने पर्याप्त जल रहता था, उसमें धीरे धीरे जो जल की मात्रा है या जल का जो प्रवाह है वो बहुत सिमटता जा रहा है। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने वहाँ पर स्वयं जा कर के जो देखा है कि उसमें पर्याप्त तमाम तरह की घासें आ गई हैं। कई जगह पर ये भी देखने में आया कि जो घड़ों का कूड़ा कचरा रहता है उसको भी लोग उसमें डालते हैं, और उसके कारण उसमें अवरुद्ध तो हो ही रहा है प्रवाह जल का, लेकिन गंदगी भी बढ़ती जा रही है। जबकि इस नदी में घड़ियाल हैं, कछुए हैं, मछलियां हैं और भी तरह के जलीय जीव उसमें हैं। मुझे ये भी लोगों ने बताया कि साहब, अब जल के अभाव में कई बार मछलियां उसमें तड़प तड़प करके और मर जाती हैं। और मुझे एक स्वाभाविक लगाव है पर्यावरण से जुड़ी हुई गतिविधियों से, तो मुझे ये लगा कि उस पर हम लोगों का एक समाज के बल पर एक प्रयास वहाँ पर हमको करना चाहिए, ताकि जनता का ध्यान उधर आकर्षित हो। और ये केवल बाणगंगा के लिए नहीं, बल्कि तमाम जलधाराओं को लेकर के हमारी कोशिश है कि लोग जलधाराओं के महत्व को समझें, और जलधाराएं हमारी जो विलुप्तीकरण की ओर जा रही हैं उनको पुनर्जीवित किया जाए, उनको संरक्षित किया जाए। उसकी सफाई का प्रयास हम लोग उसका हम प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि लोग इससे जागरूक होंगे, और जो जल के परिवहन के लिए जो हमारी नदियां होती हैं, नाले होते हैं, उनमें लोग कूड़ा कचरा न डालें, गंदगी न डालें। वो शुद्ध जल के प्रवाह के लिए हैं, वो प्रवाह उसका बना रहे। सर, जिस नदी की आप सफाई करने चाह रहे हैं और पूरे विश्व भर में उसकी पहचान है कि वो उल्टी गंगा के रूप में जानी जाती है, काफ़ी महत्व भी है, पांडव भी आए थे उस नदी पर, तो किस रूप में आप देखते भी हैं क्योंकि इतनी पौराणिक नदी है? देखिए, उसका वर्णन महाभारत में आता है, और ये स्थानीय लोग इसको पश्चिम वाहिनी गंगा बोलते हैं, कि जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है। और मेरे को जो लोगों ने बताया कि देश की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है, तो उसका एक अलग महत्व आम लोगों महसूस करते हैं। उससे तमाम लोगों की जन भावनाएँ जुड़ी हुई हैं। वहाँ पर हमारे तमाम स्नान के लिए घाट हैं कुछ जगहों पर। दूसरा, वहाँ पर आश्रम है, उसके नीचे पांडवों के समय का एक मंदिर है। तो ये तमाम तरह की वहाँ पर धार्मिक सांस्कृतिक जो हमारे चिन्ह हैं, प्रतीक हैं, जो हमको प्रोत्साहित करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, वो इस नदी के तटों पर हैं। तो लोगों का एक स्वाभाविक भाव रहता है अपने तीर्थ स्थलों के प्रति, तो उन तमाम लोगों को हम जोड़कर साथ लेकर चलना चाहते हैं। जी। सर, वक्फ संशोधन बिल आप लोगों ने सदन में पेश किया, पास भी उसको करा लिया, किस रूप में आप उसको देखते भी हैं क्योंकि कई जगह पर छुटपुट घटनाएं भी सामने आने लगी हैं अब देखिए, जो घटनाएं हो रही हैं वो सामान्यतः देखने में आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में हो रही हैं, कुछ घटनाएं झारखंड में हुई हैं। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं, इसमें वहाँ की सरकारों का हाथ है। और इसलिए हमारा ये कहना है कि इसको एक राजनीतिक हथकंडे के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज का हित देखा जाना चाहिए, देश का हित देखा जाना चाहिए। जो वक्फ के जो संपत्तियां हैं, उस पर कुछ लोगों का अधिकार हो गया है। कुछ मुल्ला मौलवी हैं, कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो उससे पलते और पोसते हैं, जो 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 लोग
ऐसे लोग इसमें हैं, और उससे मुक्ति का एक कार्यक्रम है। वक्फ की जो संपत्ति है, तो वक्फ की संपत्ति ये आम गरीब मुसलमानों के हित में हो, ये सरकार का प्रयास है। ये जो अमेंडमेंट बिल आया है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025, निश्चित रूप से इससे हमारे जो मुस्लिम हैं, गरीब मुसलमान हैं, पसमानदा जिनको बोलते हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, गरीब लोग जो हैं, उनको इससे फ़ायदा होगा, न कि कुछ चंद परिवारों को। जी सर, क्योंकि उत्तराखंड में भी देखा जा रहा है कि मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की जा रही है, तो ऐसे में क्योंकि विपक्ष इसको लेकर के सवाल खड़ा कर रहा है, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? ये देखिए, विपक्ष के सवाल तो बिल्कुल नाजायज़ सवाल हैं। विपक्ष का सवाल उठाना ये बिल्कुल भी समीचीन नहीं है। देश का मुस्लिमों का भी एक बहुत बड़ा तबका है जो इस संशोधन विधेयक को समर्थन कर रहा है, और जो लोग खुलकर सामने आए हैं, ऐसा कभी नहीं होता था। तो व्यापक हित देखा जाना चाहिए, व्यक्तिगत हित नहीं देखा जाना चाहिए। सर, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी समन भेज रही है और ऐसे में विपक्ष तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है सरकार पर। किस रूप में आप उसको देख भी रहे हैं, क्या कहें? नहीं, देखिए, जो भी नोटिस भेजे जा रहे हैं वो नियमों के तहत भेजे जा रहे हैं। कोई कानून जो लोगों की संपत्ति के हड़पने का है, उसका दुरुपयोग करने का है, वो कानून पहले से चले आ रहे हैं। आज उस पर कार्रवाई हो रही है, तो मुझे लगता है कि देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भ्रष्ट राजनेता हैं उन पर एक्शन हो, उन पर कार्रवाई हो। तो उससे आम जो जन हैं, आम जो लोग हैं, वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, अप्रिशिएट करेंगे, और उससे कुल मिलाकर के देश को फ़ायदा होने वाला है। देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के जो कुछ लोगों ने देश की एक बहुत बड़ी संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है, वो संपत्ति उनके कब्जे से मुक्त होगी। मैं आपको बता दूं कि वक्फ के पास आज रेलवे के बाद अगर भारत में सर्वाधिक संपत्ति किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है। तो उनको उन ताकतों को, उनकी शक्तियों को सही दिशा में ले जाने का काम, नियंत्रित करने का काम, और उन संपत्ति का सदुपयोग हो सके, उस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक है ये। मुझे लगता है कि इससे आम मुस्लिम नागरिक को फ़ायदा होगा। जी अच्छा सर, चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है प्रदेश में। अक्सर रीढ़ की हड्डी कही जाती है उत्तराखंड की चारधाम यात्रा। किस रूप में आप इसको देखते भी हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में चारधाम में पर्यटक भी पहुँचेंगे, तीर्थ यात्री पहुँचेंगे? अब देखिए, जो चारधाम यात्रा है वो दिन प्रतिदिन उसमें संख्या बढ़ रही है, और पहले महिलाएं, युवा ये कम आते थे। आज ये देखने में आ रहा है कि उनमें ज़्यादा क्रेज है और वो चारधाम की यात्रा करना चाहते हैं। उस दृष्टि से सरकार ने ऑल द रोड हमको दिया, भारत सरकार ने, मोदी जी ने दिया। हमारे पास हवाई कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हुई है। रेल कनेक्टिविटी जो बहुत वर्षों से लंबित थी, और रेल की कनेक्टिविटी हमको मिली है। तो उससे जो तमाम जो हमारे यात्री आते हैं देश विदेश से, उनको सुविधा होगी, उनको उसका लाभ अर्जन होगा। रोपवे सिस्टम भी सर अब बनाने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, बहुत ही मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बद्रीनाथ के रोपवे स्वीकृत किया है। इससे जहाँ हमारे जो यात्री हैं उनको सुविधा बढ़ेगी। जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो केदारनाथ चढ़ नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों को इससे फ़ायदा होगा। यानी कि जो लोग, जिनकी फीलिंग्स हैं, जिनकी भावनाएं हैं केदारनाथ जी के प्रति, वहाँ पर ये लोग जा सकेंगे, बेहतर दर्शन कर पाएंगे, और लोगों को उसमें सुविधा भी होगी। फिर जब मौसम गड़बड़ रहता है तब भी रोपवे ये चालू रहता है। और मैं समझता हूँ कि वापसी लौटने के लिए कई बार देर हो जाता है, तो चौपर नहीं उड़ पाते हैं, पैदल नहीं चला जाता है, तो आराम से लोग रोपवे से आ जा सकते हैं। जी अच्छा सर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है आपका, हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र से आप आते हैं, किसान बाहुल्य क्षेत्र है, ऐसे में क्योंकि सरकार का मत भी है कि किसानों की आय दोगुना करना, किस तरह से उस लक्ष्य पर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और किसान कितना संतुष्ट अब होते हुए नजर आ रहे हैं? अब देखिए, जो उस किसानों की आय से जुड़ा हुआ सवाल है,
उसके प्रति भारत सरकार बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। हमारे प्रधानमंत्री जी मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से अटैच्ड हैं और जो भी योजनाएं आ रही हैं वो सब इन छोटे किसानों को प्रोत्साहित करने वाली योजनाएं हैं। जो किसान हमारा सामान्यतः छोटा किसान है, जो 10-20 बीघे का किसान है, कोई 5 बीघे का किसान है, तो बहुतायत में इनकी संख्या है, उनको इन योजनाओं से लाभ हुआ। जी सर, बस अंतिम सवाल मेरा ये है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की शुभारंभ क्योंकि जिस तरह से हो भी रहा है, अब क्या लग रहा है सर कि पहाड़ों में जब रेल कनेक्टिविटी होगी तो कितना फ़ायदा मिलेगा इसका? बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी, क्योंकि रेल की यात्रा थकाऊ नहीं होती, उबाऊ नहीं होती और कम समय ले रही है। अब आप ये देखिए कि 1.5 घंटा लगभग ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग लगेगा। अभी अगर हम बाई रोड जाएं तो कम से कम अगर कहीं बैठे भी नहीं, रुके नहीं, तब भी 4-4.25 घंटा, 4.5 घंटा लगता है और इससे हम 1.5 घंटे में ऋषिकेश से केदारनाथ पहुंच जाएंगे। एक तो जो दूरी थी वो कम हुई है रेल के बनने से और दूसरा कि आधुनिक किस्म की रेल लाइन इसमें बिछ रही है, तो उससे देश की तो ऊर्जा की बचत होगी, ईंधन की बचत होगी। उत्तराखंड के लोग से या उत्तराखंड से जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनका भाड़ा कम होगा और एक आधुनिकतम रेल की सेवाएं वो ले सकेंगे, क्योंकि ये जो रेलवे लाइन है ये लगभग 90% अंडरग्राउंड है, तो उससे जो वन्य जीवों का डिस्टर्बेंस रहता है, कई बार दुर्घटनाओं की संभावना होती है, वो भी क्षीण हो जाती हैं, कम हो जाती हैं और सबको अपना जीवन जीने के लिए एक सुरक्षित मार्ग ये मिलेगा। जी, धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। त्रिवेंद्र रावत जी हमारे साथ मौजूद थे जो कि राज्य के और केंद्र के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। राजपुर विधायक खजान दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, किस तरह की तैयारियां आप देख भी रहे हैं राज्य सरकार की? देखिए, चार धाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है और 30 तारीख अप्रैल से प्रारंभ होगी। माँ यमुना और गंगा जी के कपाट खुलेंगे, फिर 2 तारीख को केदारनाथ जी के कपाट खुलेंगे और 4 तारीख को भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। और इस तैयारी को लेकर के जिस तरह से लगनता से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, हमारे अधिकारियों की टीम काम कर रही है और जगह जगह के प्रभारी माननीय हमारे जो सचिव हैं उनको बनाया गया है। और मुझे लगता है कि इस समय की यात्रा जिस तरह से रजिस्ट्रेशन जो सामने आए हैं, पहले ही दिन से अत्यधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ये बहुत बड़ी अच्छी उपलब्धि है प्रदेश के लिए। किंतु कंट्रोल करना और यात्रा में कोई विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो और सामान्य तरह से यात्रा हो और जिस तरह से वीआईपी मूवमेंट पे भी उन्होंने रोक लगाई है कि 1 महीने तक कोई भी वीआईपी नहीं जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई जाएगा भी तो आम जनमानस की तरह से लाइन में लग कर के दर्शन करें। किंतु अगर यात्रा रोक देना, यात्रियों को रोक करके फिर वीआईपी कल्चर के हिसाब से फिर यात्रा में उनको दर्शन करवाना, तो ये ठीक नहीं होगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है वो न्यायोचित है। अच्छा, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता है, विपक्ष कहता है कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती, पिछली बार भी व्यवस्थाएं बिगड़ी थी, इस बार व्यवस्थाएं ना बिगड़े उसके लिए क्या कुछ इंतजाम आपकी सरकार कर रही है? देखिए, विपक्ष भी कभी सत्ता में थी, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया? हमारी सड़कें उतनी है जितनी है, उसी में हमको चलना भी है, उसी में हम आपको बढ़ना भी है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब सड़कें भी हमारी सरकार ने चौड़ीकरण किया है। आज ऑल वेदर रोड बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब दिल्ली में थी और उत्तराखंड में थी तो इसलिए बनी है। तो आज तो यात्रा और अच्छी तरह से सुलभ भी हो गई है। इसलिए विपक्ष का आरोप लगाना, चाहे सरकार कितना भी अच्छा काम करे, वो इस तरह के आरोप लगाते रहें और अपने विपक्ष का धर्म निभाते रहें, उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किंतु हमारा कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य बनता है कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और उनके भगवान के दर्शन सही तरीके से हो और बीच में कोई विघ्न बाधाएं ना आए, यही हमारा प्रयास रहता है।
आपदाएँ क्योंकि बड़ा विषय भी हैं उत्तराखंड के लिहाज से, अक्सर देखा जाता है कि आपदाओं का दौर भी देखा जाता है। उनसे निपटने के लिए किस तरह से राज्य सरकार तत्पर भी है और क्या माना जाए कि इस बार की आपदाओं से किस तरह निपटा जाएगा? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि आपदा की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य अति संवेदनशील है। यहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं आते रहती है, चाहे कभी भूकंप हो, लैंडस्लाइड हो, ओलावृष्टि हो, अत्यधिक बर्फ़ गिरना हो, ये इस तरह की घटनाएं यहाँ पे होते रहती है। और किंतु उस घटना को निपटने के लिए जिस तरह से हमारी एनडीआरएफ की टीम और जो हमारी प्रदेश राज्य सरकार की जो टीमें हैं लगातार काम कर रही है और इसको सचेत किया गया है। और इस समय तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा भी जगह जगह यात्रियों को बाकायदा जांच पड़ताल भी हो, कोई किसी को दिक्कत न हो, ये सब व्यवस्थाएं इस समय की गई है। अच्छा, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से भी एक बड़ा बजट जो है वो मिला है रोपवे के लिए, केदारनाथ में रोपवे लगाया जाना है, साथ ही हेमकुंड साहिब में भी लगाया जाना है। किस तरह से आप देखते भी हैं केंद्र सरकार बड़ी मेहरबान भी रहती है उत्तराखंड पर? देखिए, धीरे धीरे बहुत कुछ डेवलप हो रहा है उत्तराखंड में। और जिस तरह से हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, और उन्होंने दिखाया भी, और उन्होंने करके भी धरातल में दिखाया है। अभी केदारनाथ के लिए रोपवे बनने जा रहा है और जिसमें आधे घंटे के लगभग वो यात्री वहाँ पे पहुँचेगा, दर्शन करके लौटेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सबके लिए। और हेमकुंड साहिब जो हमारा 5वां तीर्थ है, उसके लिए भी ये व्यवस्थाएं की गई है और वहाँ भी अच्छी व्यवस्थाएं होगी। और आगे भी जितना भी अच्छा कुछ हो सकता है उत्तराखंड के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी मिलकर के करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी कि इस समय का जो 25वां साल है, ये 2025 जो है, ये उत्तराखंड के लिए एक अलग दिशा देगा। इस तरह से उनके प्रयास होंगे और वो लगातार इस ओर काम कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि कनेक्टिविटी भी हम लोग देख रहे हैं कि कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी बड़ा काम हो रहा है, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, या फिर अलग माध्यम हो, चाहे तो वो एयर वाला हो या फिर बस वाला हो, और ऑल वेदर रोड जिस तरह से आप दे रहे हैं। कनेक्टिविटी का सवाल जहाँ तक है, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने उठाया है। ये सारी दृष्टि से अभी हम बिल्कुल अच्छी तरह से गुजर रहे हैं और ये सुविधाएं हो रही है। और अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि 1 साल के अंतराल में कर्णप्रयाग तक रेल भी चली जाएगी और साथ साथ हवाई मार्ग से भी यात्राएं हो रही है। और जहाँ जहाँ जो कठिन परिस्थितियों में जो हमारे जनपद हैं, वहाँ के लिए भी जैसे हेली सेवाएं शुरू कर दी गई है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जितना उत्तराखंड राज्य बहुत ही विकट परिस्थितियों में है, क्योंकि यहाँ पे 9 जिले जो हमारे हैं वो विषम परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करते हैं। बहुत ही ऐसी परिस्थितियों में पहाड़ी क्षेत्र है और जहाँ पर अभी कहीं कहीं तो अभी सड़क भी नहीं बन पाई। और सड़क बनाने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत काम हो रहा है और तमाम ये सारे काम हो रहे हैं, धीरे धीरे बहुत अच्छा हो रहा है उत्तराखंड के हित के लिए। और हम आने वाले 4-5 साल के अंतराल में आपको लगेगा कि उत्तराखंड विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। अच्छा विधायक जी, एक जो विपक्ष है लगातार वो ये कहता है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है और शायद यही वजह है कि मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। विपक्ष इस तरह के सवाल उठा रहा है। देखिए, विपक्ष का कहना ये तर्कसंगत नहीं है कि हम धर्म की राजनीति करती है। हम सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, हम सबको साथ में लेकर के चलने वाले लोग हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की हम बात करते हैं, किंतु जो गड़बड़ करेगा देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। वो चाहे किसी धर्म जाति का क्यों ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लैंड जिहाद देखा आपने, थूक जिहाद देखा आपने, जिस तरह से जो है क्या लव जिहाद देखा आपने। ये इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं है और इस तरह की हरकतें जो भी करेगा, चाहे कोई भी पक्ष हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि जो सशक्त कानून इन्होंने लाया कि जो परिसंपत्तियों को नुकसान पहुँचाने का काम करेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और वो कार्रवाई हो भी रही है। इस तरह से चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, ऐसा नहीं कि आप सार्वजनिक ऐसी जगह पे बना दो जो
सरकार की जगह हो या कोई उस पर विघ्न बाधाएं आ रही हो या आम जनमानस को परेशानी हो रही है, ऐसी जगह पे बनाना भी ठीक नहीं है। वो पहले ही एक चिन्हित जगह पर बनाए, चिन्हित जगह पर काम करे, ये हम उसका समर्थन करते हैं। किंतु जो गलत तरीके से अवैध रूप से बनाएगा उसको बख्शेंगे भी नहीं। वक्फ संशोधन बिल भी आप लेकर के आए, पास भी आपने करा लिया संसद से, किस रूप में आप उसको देख भी रहे हैं, कितना फ़ायदा मानते हैं आप? देखिए, इसमें जो गरीब तबके का मुसलमान भाई है उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। लोगों ने जिस तरह से जो है वक्फ बोर्ड के नाम से लैंड को जिस तरह से कब्जा रखा था, सैकड़ों सैकड़ों बीघे उन्होंने कब्जा रखे थे, ये उन पे अंकुश लगेगा और ये जनहित के लिए है और सभी मुसलमान भाइयों के हित के लिए है। परंतु जो भू माफिया थी, इसके आड़ में जिन्होंने लैंड कब्जाने का काम किया, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये बहुत ही स्वागत योग्य डिसीजन हमारी केंद्र सरकार ने लिया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को और अपने नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और गृह मंत्री जी को दिल के गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि ये जो कानून बनाया है, ये बहुत ही अच्छा कानून बनाया है और ये बहुत ही पहले बन जाना चाहिए था। किंतु किसी भी काम को शुरू करने के लिए समय लगता है और उस समय पे आज पूरा हुआ है, इसके लिए बहुत बधाई देना चाहूँगा मैं। अंतिम सवाल मेरा ये है कि वनाग्नि एक बड़ी समस्या है प्रदेश के लिए, किस रूप में आप उसको देखते भी हैं और क्या इंतज़ाम वनाग्नि के लिए किया जा रहा है कि ताकि लोगों को भी सुरक्षित रखा जा सके? देखिए, पहले तो वन विभाग से संबंधित आपने सवाल उठाया है और ये वाजिब सवाल भी है। पहले अक्सर होता था कि पहले वनों की रक्षा के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो पूरी सहायता करते थे। कहीं पे भी अग्निकांड होता था तो तत्काल गांव के लोग उठ कर के चले जाते थे, आग बुझाने का काम करते थे। किंतु जिस तरह से गांव वालों का हक हकूक छीना जा रहा है, जो एक परंपरागत जो हक हकूक मिलते थे वो आज नहीं रह गए हैं। इस तरह से लोगों की मनसा भी थोड़ा सा इस जो एक लगाव था वनों के प्रति वो नहीं रह गया है। इसके लिए जन जागृति अभियान हमको चलाना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। उनको बिना गांव वालों को, बिना जनमानस को साथ में ले हुए हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उनको भरोसे में लेकर के, क्योंकि अब समय आ गया है, क्योंकि अग्निकांड जिस तरह से होता है वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। देश के लिए भी नुकसानदायक है, पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है और आम जनमानस के लिए भी नुकसानदायक है। इसलिए मैं इतनी अपील करूंगा समस्त जनमानस से कि आप पूरे लगन के साथ वन विभाग का सहयोग करें और कानून में शीतलीकरण की आवश्यकता ज़रूरी है। अगर हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में जाते हैं, वहाँ का कानून और मुझे यहाँ का कानून, उत्तराखंड का कानून, क्योंकि पड़ोसी राज्य हैं दोनों, इसमें मुझे अंतर दिखता है, अंतर लगता है। परंतु वहाँ पर किसी प्रकार की इस प्रकार परेशानी नहीं होती है जो वनों के कारण हमको होती है। हम पाइपलाइन नहीं डाल सकते हैं वनों में, हम नहर नहीं निकाल सकते वनों में, हम किसी अपनी सड़क भी नहीं बना सकते जब स्वीकृति नहीं मिल पाती है तो। किंतु हिमाचल में ऐसा नहीं है, विकास के कार्य हो रहे हैं, विकास के कार्य कभी नहीं रुकते हैं। और वहाँ पर एक बात दूसरी भी है, यहाँ पे प्लांटेशन किए जाते हैं, परंतु प्लांटेशन 1 साल के अंदर भी नहीं टिक पाता, 1 साल के अंदर से पहले पहले वो ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर स्थिति वही जाती, पेड़ लगाते हैं, पेड़ नाम की कोई चीज़ नहीं उग पाती है। हिमाचल प्रदेश में जो पेड़ लगता है वो सुरक्षित रहता है और वहाँ पे पूर्वी ढाल, पश्चिमी ढाल, यहाँ हमको बताया जाता है, हमको सिखाया जाता है कि पूर्वी ढाल में आपके पेड़ नहीं उगेंगे, पश्चिमी ढाल में आपके पेड़ लगेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जाओ आप, वहाँ पे पूर्वी ढाल में भी पेड़ होंगे, पश्चिमी ढाल में भी पेड़ होंगे, सारी दिशाओं में पेड़ होंगे। ये बहुत अच्छी बात है, ये हमको यहाँ भी प्रयास करने चाहिए। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। विधायक खजानदास जी हमारे साथ थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।